ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्लास 11th की कॉमर्स की आज सेकंड क्लास है। कल हम लोगों ने एसेट्स के बारे में पढ़ा था और कुछ एसेट्स के टर्म्स थे जो मुझे आज समझाने थे आपको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल को हिंदी में साख कहते हैं। क्या कहते हैं? साख, ठीक है। गुडविल का मतलब उन फैक्टर से होता है जो बिना किसी हमारे एफर्ट के बिजनेस के प्रॉफिट को क्या करते हैं? इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर बिजनेस की गुडविल या रेपुटेशन अच्छी है तो बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको समोसे खाने हैं, ठीक है, तो आपके एरिया में जो सबसे अच्छी दुकान होगी, जहाँ से आपको पसंद होगा, आप वहीं पे जाना खाना पसंद करोगे ना जाकर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। भले ही जब आप परचेस करने जाएं समोसा तो आपका ही समोसा एक खराब निकल जाए, लेकिन जो आपका जो विश्वास है उस दुकान के प्रति वो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गुडविल, कि उस दुकानदार की गुडविल बहुत अच्छी है। देखो, गुडविल पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। अब निगेटिव कैसी होती है कि जैसे आपको कहीं पे जाना है समोसे खाने, तो भाई इसके यहाँ नहीं चलो, इसके यहाँ अच्छे नहीं मिलते हैं। तो ये क्या है? निगेटिव गुडविल है उस आदमी की, उस दुकानदार की, ठीक है। तो आप वहाँ जाना नहीं पसंद करते हो। लेकिन यही पॉजिटिव गुडविल वाले क्या यार, वहाँ चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छा मिलता है ना खाने को, तो आप वहाँ जाएंगे खाने को, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं गुडविल, ख्याति या साख, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे बिजनेस क्या करते हैं? प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। देखिए, और भी इसमें लिखा है गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स होती है। इंटेंजिबल मतलब इसको आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। आप उसके विश्वास को क्या छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं ना, आप सिर्फ महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है, फील कर रहे हैं, जिसे हम फिजिकली देख तो नहीं सकते हैं, पर इसकी एक वैल्यू जरूर होती है। हाँ, गुडविल की वैल्यू होती है, जिसका फायदा कंपनी को मिलता है। इससे एक्स्ट्रा सेल भी बढ़ती है और कस्टमर भी क्या होते हैं? ज़्यादा बनते हैं इसमें। तो गुडविल बहुत अच्छी रखनी पड़ती है, ठीक है। आपको काम बहुत अच्छा करना पड़ेगा, आपको मटेरियल बहुत अच्छा देना पड़ेगा कस्टमर को। सेटिस्फेक्शन अगर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे कस्टमर को, तो वापस भी आएगा आपसे सामान खरीदने, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका गुडविल का पॉइंट। अब एक होता है पेटेंट, या हिंदी में बोलते हैं इसको एकस्व। ये क्या होता है? एकस्व या पेटेंट, ये सब एसेट्स हैं बेटा, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक कल वाली पहली क्लास नहीं देखी वो पहले देख लें कि ये एसेट्स होती क्या है। तो उसी के कुछ पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, जो हम आज समझा रहे हैं। कह रहा पेटेंट शब्द का अर्थ होता है क्या? एकस्व। एकस्व, इसको हिंदी में एकस्व कहते हैं। पेटेंट एक कानूनी अधिकार होता है, लीगल राइट, जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष खोज या नए आइडिया के लिए दिया जाता है। जैसे आपने कोई आइडिया निकाला, कोई खोज की आपने, ठीक है, तो आपकी जो खोज है, जो आइडिया है, वो कोई दूसरा ना चुरा ले, इसके लिए आप क्या करते हैं? उसको अपने नाम से पेटेंट करा लेते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू होता है ये, सरकारी, ठीक है, एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा होता है। तो अब क्या होगा कि वो आइडिया कोई ये नहीं कह सकता नहीं ये आइडिया मेरा था, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको आइडिया को पेटेंट जरूर कराया जाता है। दरअसल जब भी कोई खोज होती है तो वैज्ञानिक उस खोज को अपने नाम से पेटेंट करवा लेते हैं, और यह किसी भी प्रोडक्ट डिजाइन या प्रोसेस के लिए दिया जा सकता है, जिससे कोई अन्य इस पेटेंट की नकल ना कर सके। अगर कोई व्यक्ति या संस्था किसी पेटेंट का इस्तेमाल करता है तो उसे पहले से इसकी परमिशन लेनी होगी। हाँ, वो आदमी अगर इसका इस्तेमाल करना चाहता है तो वह आपसे परमिशन लेगा, जिसने उसका पेटेंट कराया होगा उस व्यक्ति से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो कहता है ठीक है भाई आप इस्तेमाल कर लीजिए इसको, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा उसके ऊपर क्या होगा? लीगल केस हो सकता है, यानी उसके ऊपर कोर्ट केस भी हो सकता है अगर वो बिना परमिशन के आपके कोई काम करता है। इसीलिए पेटेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये भी हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। देखिए, अगला पॉइंट होता है कॉपीराइट। अब कॉपीराइट क्या होता है भाई? अगर आपने कोई किताब लिखी, मान लेते हैं आपने कोई किताब लिखी, गाना बनाया, फिल्म बनाई, या कोई और नया काम किया, तो जाहिर है आप चाहेंगे कि कोई और आपकी मेहनत को बिना आपकी इजाज़त के इस्तेमाल ना करे।
और यही सुरक्षा क्या होती है, कॉपीराइट कहते हैं इसी को। इसी क्या कहते हैं, कॉपीराइट कहते हैं। तभी देखो यूट्यूब पे है या किसी पर भी है गाना या कोई मूवी आप अपने चैनल पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, कॉपीराइट आ जाता है उस पर, ठीक है ना। ट्रेडमार्क क्या होता है, देखिए ट्रेडमार्क बहुत ही साधारण भाषा में हमने लिखा है ये सब। इसके आप लोग क्या करिएगा, एक आराम से नोट्स बनाइएगा, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इस पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए कि पीडीएफ हम आपको दे दें, पीडीएफ तो हम दे देंगे बाद में, लेकिन आप अभी पहले तो नोट्स बनाइए। जितना बेटा अपनी राइटिंग में आप नोट्स बनाएंगे ना, आपका फायदा करेगा, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क किसी भी कंपनी, बिजनेस या ब्रांड की पहचान होती है। यह कोई नाम, लोगो या कोई स्लोगन यानी नारा या चित्र या डिजाइन या खास निशान, कोई स्पेशल मार्क हो सकता है जिससे लोग आपके ब्रांड को तुरंत पहचान सके। जैसे आईफोन देखिए, आईफोन का पीछे होता है ना सेब कटा हुआ, पहचान जाते हैं आईफोन है। सैमसंग का देखिए पहचान जाते हैं, सैमसंग का लोगो रहता है ऐसे इसी डिजाइन में लिखा रहेगा। नोकिया का है देखो, ठीक है। तो सभी बीएसएनएल का है, जियो का है, सबके पास एक लोगो है। यहाँ पैसे पहचानते हैं, इसी से तो पहचानते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे बेसिक सी कंडीशन थी जो हमने कल आपको क्लास में नहीं बताई थी, तो आज हमने बता दी है, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, तो अभी न्यूमेरिकल भी कराएंगे, ये तो थ्योरी नहीं करा रहे हैं, न्यूमेरिकल भी कराएंगे। लेकिन पहले आपको जब हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जब हम जीरो से पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये तो पता हो कि अकाउंट्स में क्या क्या टर्म्स आएंगे, उनका मीन क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा। जब तक आपको उसका मीन नहीं पता होगा, आपको अकाउंट कैसे समझ में आएगी, ठीक है ना। तो पहले हम सारे मीन आपको बता रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ओके। चलिए, तो एसेट्स हो गई हमारी, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने करा दिए। चलिए इसके आगे से आज देखते हैं। देखिए कल हमने आपको एसेट्स करा दी थी ये सारी, ठीक है। ये सब हमने कल आपको बता दिया था, जिसने ना देखी हो कल की क्लास वो पहले देख ले जाकर। तो आज हम देखिए ये पेटेंट्स, गुडविल ये सब रह गया, तो हमने कहा था कल कराएंगे, ठीक। तो आज हम आपको लायबिलिटी भी करा देते हैं थोड़ी सी, है ना। चलिए ठीक है, लायबिलिटी दायित्व, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दायित्व कहते हैं। वह धन जो व्यावसायिक उपक्रम को दूसरों को देना है, दायित्व कहा जाता है। जैसे लेनदार, दे बिल, ऋण, अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट इत्यादि। सिंपल भाषा में आपको बताएं दायित्व क्या होता है। जैसे आपने अपने दोस्त से क्या किया, 100 रुपये उधार मांगे, ठीक है, कि हमें 100 रुपये उधार दे दीजिए, ठीक है। तो आप आज नहीं तो कल अपने दोस्त को वापस करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा नहीं दोस्त मैं वापस ही नहीं करूँगा, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। चलो दोस्त को मत वापस करिए, ठीक है। हम एक दुकानदार को ले लेते हैं कि आप गए और आपने दुकानदार से अपने जो भी सामने दुकान है वहाँ से आपने उधार माल खरीद लिया 100 रुपये का, ठीक है। तो उस दुकान वाले को तो वापस करोगे ना। तो जब उस दुकान वाले को आज नहीं तो कल वापस करना है, तो ये आपकी क्या है, लायबिलिटी है। इसी को बोलते हैं दायित्व, कि आपको पेमेंट करनी है इन फ्यूचर, आज नहीं तो कल, परसों नरसों, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको पेमेंट करनी ही है। तो ये आपकी क्या है, लायबिलिटी, इसी को लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे लेनदार, अब लेनदार कौन होते हैं यहीं पर समझ लो थोड़ा सा। लेनदार वो होता है जिसको आपको पैसा देना है, जैसे वो दुकानदार जिससे आपने उधार माल खरीदा है, तो वो क्या है, लेनदार हो गया। इसको इंग्लिश में क्रेडिटर्स बोलते हैं, ठीक है। दे बिल, दे बिल एक होता है, देखिए दे बिल, एक होता है प्राप्य बिल, प्राप्य बिल, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, ये संपत्ति में ये प्राप्य बिल है और ये लायबिलिटी होती है तो दे बिल होता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या होता है यहीं पर हम समझा देते हैं आपको। जैसे आप दुकान गए, आपने 10,000 रुपये का माल उधार खरीदा, ठीक है। अब 10,000 का माल उधार खरीदा, आपने दुकानदार से कहा कि भाई हमारे पास आज पैसे नहीं है, महीने के आखिरी में हमारी सैलरी मिलेगी तब हम आपको पैसे दे देंगे सारे 10,000 रुपये। चूंकि आपका दुकानदार क्या था, पहचान का था, तो उसने कह दिया ठीक है भैया आप हमको महीने के आखिरी में दे दीजिएगा। तो वो तैयार तो हो जाएगा, लेकिन हमको ये बताइए क्या वो बिल नहीं बनाएगा, बिल तो बनाएगा ही। तो कहेगा भैया ऐसा ठीक है आप हमको दे दीजिएगा आखिरी में। तो आज हम बिल बना दे रहे हैं कितना आपने सामान खरीदा है, तो आज वो बिल बनाएगा, ठीक है। उसमें आज की तारीख, आपका नाम, अपनी दुकान का नाम, जो जो सामान खरीदा उसका विवरण, सारी डिटेल देगा। आज की तारीख डालेगा और वो तारीख भी डालेगा जिस तारीख को आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आज से 20 दिन बाद मैं इस तारीख को पैसा दूंगा, वो तारीख भी लिखेगा ये बात, ठीक है। अब वो बिल बना दिया, बिल वो आपको देगा, कहेगा भैया इसको पढ़ लो, सब ठीक है
जब आप उसको कहेंगे हाँ सब ठीक है, बिल में आपने ठीक लिखा है, तो कहेगा ठीक है आप साइन कर दीजिए। आप उस पर क्या करेंगे, साइन कर देंगे। और साइन जब करेंगे तो वो आपको एक कॉपी आपको दे भी सकता है, ठीक है, तो आप एक कॉपी ले सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बिल है वो अपने पास रखेगा वो। और इस बिल को, वो जो पेज था ना जिसपे उसने लिखा था सब डिटेल, आपने साइन किए थे, वही पेज आपके लिए देय विपत्र होता है या देय बिल होता है, जिसे लिखा हुआ है वही पेज आप क्या बोलोगे, देय बिल। और उसी पेज को वो दुकानदार क्या बोलेगा, प्राप्य बिल, क्योंकि उसको प्राप्त होने वाला है तो प्राप्य हो जाएगा, आपको देना इसलिए देय हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई। कागज एक ही है, बिल एक ही है, लेकिन दोनों लोग अपनी अपनी तरीके से बोल रहे हैं। जैसे लड़की, ठीक है, लड़की मायके में उनके लिए लड़की है, लेकिन वही लड़की अगर ससुराल में जाती है तो क्या बन जाती है, बहू बन जाती है, ठीक है। तो एक ही लड़की के दो रूप हो गए। ओके, तो ये हो गया हमारा। इस प्रकार दायित्व क्या होती है, देयताएं। देयताएं मतलब आज नहीं तो कल लायबिलिटी होती है, देना ही है। ये ऐसी राशि हैं जो लेनदारों को भविष्य में देना होता है, ठीक है। जैसे लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, इसको भी आपको समझना है कि लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगी, एसेट से कैपिटल को लेस कर देंगे। एसेट समझा चुके हैं, लायबिलिटी समझा दी है। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो होती है जिससे आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए लगाकर आपने बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया है, तो ये आपकी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, संपत्ति और दायित्व में अंतर क्या होता है इसको हम आगे समझ रहे हैं। संपत्ति और दायित्व के बारे में थोड़ा सा और बचा है, तो आज ये लायबिलिटी हमारी हो जाएगी पूरी। देखिए, दायित्व का वर्गीकरण करेंगे, अगर लायबिलिटी हम देखेंगे तो लायबिलिटी भी दो तरह की होती है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, यानी कि गैर चालू दायित्व, यानी स्थायी दायित्व और चालू दायित्व, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है लॉन्ग टर्म या स्थायी दायित्व से अभिप्राय ऐसे दायित्वों से है जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के बाद होना है, जैसे डिबेंचर्स है। ऋण पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डिबेंचर बोलते हैं, DEB, डिबेंचर, DEBENTURE, ठीक है, डिबेंचर। डिबेंचर यानी कि ऋण पत्र, ओके, डिबेंचर। अब डिबेंचर क्या होते हैं सर, अब इसकी भी अलग से हम क्लास लगाएंगे, इसमें ये भी टर्म्स आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी आप समझिए ऋण पत्र। ऋण पत्र है लॉन्ग टर्म लोन है, दीर्घकालिक ऋण, दीर्घकालिक जमाएं जो तो आपने जमा किए, किसी ने आपके पास जमा कर रखा है, ठीक है। तो ये सारी, मतलब सिंपल समझो कि नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होती है या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है, जिसका भुगतान आपको 1-2 महीने में नहीं करना है, ठीक है ना, लंबी अवधि 2-3 साल, 5 साल, 20 साल बाद करना है, तो वो क्या होगी, लॉन्ग टर्म वाली। और करंट वाली क्या होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी, जिसका तुरंत पेमेंट करना है, 1 महीने, 2 महीने या साल भर के अंदर करना है, ठीक है। ये सब होती है आपकी क्या, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो लायबिलिटी हो गई हमारी, एसेट्स हो गई हमारी, कुछ हमने टर्म्स आपको बीच में बता दिए हैं, और जो भी टर्म्स हम छूट रहे हैं वो सारे बताएंगे आपको। तो जब आपका एकदम टर्म्स सारे आ जाएंगे, फिर हम सारे एक स्टेप वाइज से न्यूमेरिकल आपके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।